आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 पोएम स्पेंसर्स की, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन। दोनों ही एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी क्रूशियल है एंड बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि इनकी सिमिलैरिटीज़ या इनके डिफरेंसेस पे बात करने के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में। सो विद दैट आज की वीडियो में हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम कवर करेंगे एपिथैलेमियन, पूरी पोएम, उसके की एलिमेंट्स, उसकी लिटरेरी एनालिसिस, स्टैन्ज़ा एनालिसिस, राइट? पूरी समरी मैं आपको दूँगी। और सिमिलरली प्रोथैलेमियन के लिए भी मैं आपको उसके की एलिमेंट्स, उसकी लिटरेरी एनालिसिस, उसकी स्टैन्ज़ा एनालिसिस यानी कि समरी, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ एंड उनके डिफरेंसेस जो है वो मैं डिस्कस करूँगी और उसके साथ ही किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ऐसा मैंने टारगेट किया है, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो डिज़ाइन किया है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम व्हिच इज़ एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन जो है ये एक तरीके की ओड है, राइट? इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लिरिकल पोएट्री वाला जो पोएम होता है वैसा। बहुत ही स्पेशल पोएम है एपिथैलेमियन एक्चुअली। इसके बारे में जब आप मैं आगे आपको बताऊँगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सोच समझ के स्पेंसर ने जो है इस पोएम को लिखा है। स्पेंसर ने ये पोएम लिखी थी जब उनकी दूसरी शादी हो रही थी और उनकी शादी हो रही थी एलिज़ाबेथ बॉयल से ऑन 11th जून 1594 को, तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इनिशियली ये पोएम उनके सोनेट सीक्वेंस अमोरेटी में पब्लिश हुई थी 1595 में। और एपिथैलेमियन का ग्रीक में मीनिंग होता है अ वेडिंग सॉन्ग या फिर अ ब्राइडल चेम्बर। इसकी जो थीम है वो है मैरिज की, द अडोरेशन ऑफ द ब्राइड, क्योंकि जो ग्रूम है वो पूरी पोएम में जो है ब्राइड की बहुत तारीफ कर रहे हैं एंड मिथोलॉजी के बारे में भी है। उसके अलावा पास्टोरल सेटिंग है इवेंट की, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये जो पोएम है इसमें टोटल 24 स्टैन्ज़ास हैं एंड 365 लाइन्स है। आप इसको बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए, उन्हें 24 स्टैन्ज़ास जो है वो दिन के 24 घंटे होते हैं, तो हर एक स्टैन्ज़ा 1-1 घंटा दिन का दर्शाता है। 365 लाइन्स जो हैं वो साल का 1-1 दिन दर्शाती है, राइट? हर साल का एक जो दिन होता है 365 डेज़ का होता है। और इसमें से जो 24 स्टैन्ज़ास जो मैंने आपको कहा था कि दिन के 1-1 घंटे को 1-1 स्टैन्ज़ा दर्शाता है, तो पहले जो 16 स्टैन्ज़ास है वो डे टाइम को बता रहे हैं, इसलिए वो जो है बहुत लाइट हार्टेड और फुल ऑफ मीनिंग और बहुत जॉलियस या जोवियस जो है पहले 16 स्टैन्ज़ा हैं। और वहीं जो लास्ट के 8 स्टैन्ज़ा है वो रात को दर्शाते हैं और इसलिए वो जो लास्ट के स्टैन्ज़ास है वो थोड़े-से सोम्बर हो जाते हैं। कहीं-कहीं जो स्पेंसर है वो अपनी एंग्ज़ायटी के बारे में भी बात करते हैं, उनको एंग्ज़ायटी भी हो रही है कुछ चीज़ों को लेके। सो रात के जो 8 हैं वो उनको दर्शाते हैं। और इसी के साथ जो पहले 16 स्टैन्ज़ा है उनका रिफ्रेन एंड लास्ट के जो 8 स्टैन्ज़ाज़ है उनका रिफ्रेन चेंज हो जाता है। रिफ्रेन आपको पता होगा कि कोई भी लाइन अगर किसी पोएम में बार-बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि कौन-से जो रिफ्रेन्स हैं इन दोनों के अलग-अलग वो यूज़ हो रहे हैं। इसकी राइम स्कीम जो है वो है ए, बी, ए, सी, सी, डी, ई, डी, ई, एफ, एफ, ये इनकी राइम स्कीम है। इसका जो नैरेटिव फ्लो है वो ब्राइड से पहले, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आप म्यूज़िक को इन्वोक करोगे किसी भी पोएम में बिकॉज़ उस वक़्त में यही चलता था। फिर जो ब्राइड है वो चल के आ रही है, फिर आप जो निम्फ्स हैं और गॉड्स जो हैं उनको आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हो, उनको डिस्क्राइब कर रहे हो। चर्च का जो प्रोसेशन है और सेरेमनी है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं और फिर एंड में जो है वो ब्लेसिंग्स माँगते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों और हम लोग अपनी मैरिज को कंसुमेट कर पाएँ और आप भगवान को लाइक भगवान के नाम को आगे बढ़ा पाएँ। सो दिस इज़ द फ्लो। इसकी जो थीम है वो जॉय, चैस्टिटी, लव, नेचर की ब्यूटी, फर्टिलिटी और सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज को बताती है। इस पोएम में काफ़ी सारी ग्रीक मिथोलॉजी, रोमन गॉड्स, निम्फ्स वगैरह की बात की गई है। क्रिश्चियन लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। फिगर्स लाइक हाइमेन जो कि गॉड ऑफ मैरिज है, उनको भी बुलाया गया है और ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए कि हम बहुत सारे बच्चे पैदा करें, ऐसी प्रेयर्स उन्होंने की है। इसकी टोन जो है वो बहुत होपफुल, जॉयफुल, सेलिब्रेटरी है, राइट? पब्लिक प्रेज़ से प्राइवेट एंटिसिपेशन तक सब कुछ उन्होंने कवर किया है। पब्लिक प्रेज़ यानी क्योंकि वो अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो पब्लिक प्रेज़ चल रही है। और वहीं प्राइवेट एंटिसिपेशन क्योंकि अंदर उनको जो थोड़ा डर भी है कि आगे क्या होगा, आई होप सब कुछ ठीक हो, हमारी लाइफ अच्छे से रहे, ऐसे-ऐसे करके, तो वो सब भी उन्होंने उसी में डिस्कस किया है। एज़ यूजुअल जो है आपको सभी नोट्स की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैंने ये सारा डेटा मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, कुछ इग्नू की बुक से लिया है, कुछ मैंने दूसरी वेबसाइट से लिया हुआ है, तो उन सारी वेबसाइट्स की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। तो अगर आपको डायरेक्ट नोट्स उनके पढ़ने होंगे तो आप वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हैं। लेट्स कम टू द समरी ऑफ द पोएम, ओके। तो ये तो ख़ैर मैंने ज़्यादा ही क्विक समरी दी है, बट मैं आपको नीचे एक-एक स्टैन्ज़ा के बारे में बताऊँगी कि कौन-सा स्टैन्ज़ा किस बारे में बात कर रहा है। बट लेट्स सी, फर्स्ट टू 8 स्टैन्ज़ा में जो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ेस क्योंकि भगवान वगैरह को बुला रहे हैं कुछ भी अच्छा काम करने से पहले ऑफ कोर्स इन्वोक गॉड, राइट? फिर 9 टू 13 स्टैन्ज़ा में जो है वो एलिज़ाबेथ बॉयल की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके चेहरे इसकी गर्दन जो है स्वान जैसी है एंड बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें हो रही हैं।
14 टू 17 जो स्टैंज़ा है इसमें सेलिब्रेशन आफ्टर वेडिंग यानी कि उनके वेडिंग को जब वो कंसुमेट करेंगे, उनकी फर्स्ट नाइट होगी जब वो साथ में होंगे, उसके बारे में बात की गई है। एंड 18 टू 24 स्टैंज़ा में जो पोएट है उनको एंग्ज़ायटी हो रही है कि शादी के बाद जो चीज़ें होंगी वो कैसे होंगी, और फिर वो जब थोड़ा डरे हुए हैं तो वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान प्लीज़ आप हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखो, हमारी रक्षा करो, ताकि हमारी आगे की लाइफ अच्छे से निकले। रिफ्रेन की मैंने बात की थी, तो क्योंकि 1 टू 17 जो कि दिन के 16 घंटे दर्शाता है, वहाँ पे ये वाला रिफ्रेन यूज़ होता है, द वुड्स शैल टू मी आंसर एंड माय इको रिंग। वहीं जो रिफ्रेन है 1824 वाली लाइन्स में, वो है द वुड्स शैल नो मोर आंसर नॉर योर इको रिंग्स, क्योंकि मैंने बोला था कि सॉम्बर हो गया, क्योंकि रात के 8 घंटों को ये दर्शाते हैं, तो थोड़ा अंधेरा, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी भी है, इसलिए आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। दिस इज़ द रिफ्रेन व्हिच दे आर यूजिंग। लेट्स कम टू दिस पार्ट, राइट। तो हर एक स्टैंजा में क्या-क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहला स्टैंजा जो है, पोएम जो है वो ऑफ कोर्स मैंने कहा था ट्रेडिशनल इन्वोकेशन से शुरू होती है, जहाँ पे कि वो म्यूज़ को ये लर्नड सिस्टर करके बुला रहे हैं। वो म्यूज़ उनके जो भगवान हैं उनको बुला रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप इधर आइए हमारी शादी में, आप भी ब्राइड्समेड का काम कीजिए और हमारी शादी को ब्लेस कीजिए, और कोई भी हमसे जलता होगा तो वो उसको शादी में एंटर मत होने दो, और उसकी एनवी को भी शादी में एंटर मत होने दो। सेकंड स्टैंजा में वो जो हाइमन करके हैं, जो भगवान ऑफ मैरिज है, गॉड ऑफ मैरिज, डीटी ऑफ मैरिज, उनको बुला रहे हैं कि आप भी आओ और हमारी शादी का हिस्सा बनो। और फिर वो ये भी कह रहे हैं अपनी वाइफ को कि मेरी ब्यूटी, माय बिलोवेड, अब तुम उठ जाओ, तुम्हारे उठने का वक्त हो गया है। थर्ड स्टैंजा में वो म्यूजिस को बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम दूसरी निम्फ्स को भी लेके आओ। ये सब भी भगवान, और जैसे हमारे में होता है कि भगवान है, फिर यक्ष हैं, फिर अप्सराएं हैं, तो वैसे ये ग्रीक गॉड्स के भी लाइक उनके खुद के जो लेवल जो उस टाइप से है, सो म्यूजेस एंड निम्फ्स एंड अदर डिफरेंट गॉड्स, राइट। सो थर्ड स्टैंजा में म्यूजिस को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम निम्स को बुला के लेके आओ। फोर्थ स्टैंजा में वो निम्स को कह रहे हैं कि ये सभी निम्स जो है अपने अपने, जैसे कि पानी की देवी, वुड्स की देवी, माउंटेन की देवी, या जो भी इस एरिया के अपने अपने मालिक हैं, वो लोग सब इधर आए हमारे इस डे के लिए और उसको स्पेशल करें। पांचवें स्टैंजा में वो गॉडेस ऑफ डॉन को बुला रहे हैं, रोजी मॉन कह के, एंड दूसरे वाले भगवान टीथोनस, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, उनको बुला रहे हैं, जो शी इज द गॉडेस ऑफ मॉर्टल लव, वो उनको बुला रहे हैं। सिक्स्थ में जो है वो ब्राइड को एक इवनिंग स्टार से कंपेयर कर रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि ये चमक रही है एकदम गुडली बीम्स की तरह। आपने अगर सोनेट दूसरा लिखेंगे अमोरेटी सोनेट्स में, तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि इवनिंग स्टार से या पोल स्टार से कंपेयर किया गया है उन्होंने अपनी अपनी बिलीवर्ड को उस पोएम में। सो या आई थिंक उस वक्त में बहुत ऐसा फैशन में था कि आप इसको आप हाउ डू आई से, इसको आप ऑब्जेक्टिफाइंग नहीं बोलोगे, बिकॉज ऑल्सो एट अ पॉइंट ही हैज कंपेयर्ड द ब्रेस्ट ऑफ हर वाइफ विथ टू गोल्डन एप्पल्स, एंड I mean, as bad as might sound in today's culture and today's world, उस वक्त में he was not objectifying her, but rather it was his way to praise her beauty. Seventh stanza में the poet invites young boys and girls to attend the wedding, और वो सन को भी बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मत चमकना, क्योंकि मेरी जो बिलवड है वो जल जाएगी तुम्हारी गर्मी से, तो बस इतना ही चमकना कि रोशनी रहे सब जगह, लेकिन मेरी बिलवड, मेरी वाइफ को कुछ भी दिक्कत ना हो। एट स्टैंजा में जो भी उनकी वेडिंग में म्यूजिशियंस हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। By the ninth stanza, he's comparing the bride to the goddess of moon, which is Phoebe. उससे वो कंपेयर कर रहे हैं कि ये उतनी ही प्योर, एंजेलिक और वाइट कपड़ों में उतनी ही सुंदर लग रही है। टेंथ स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि ऑल ये मर्चेंट्स डॉटर डिड यू सी, क्या तुमने, मर्चेंट्स की डॉटर्स को वो बोल रहे हैं कि तुमने कभी इतनी सुंदर, इतना फेयर क्रीचर कभी देखा है क्या, इसके मेरी मेरी बिलेवर्ड के से कंपेयर करो तुम, तो क्या तुमने इतना सुंदर कभी किसी को देखा है क्या। 11th स्टैंजा में वो ब्राइड को मेड्यूसा, और मेड्यूसा की जो कैप्टिविटी थी, उसका जो कैपेसिटी थी कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी, इसके बारे में आपने सुना होगा, राइट, कि वो जिसकी आंखों में देख लेती थी वो पत्थर का बन जाता था, लेकिन उसमें वो कैप्टिवेट करने की पावर थी, राइट। सो ही इज कंपेयरिंग अपनी बिलवड को कि उसमें जो कैप्टिविटी थी, सिमिलरली वैसी कैप्टिविटी मेरी ब्राइड में भी है। वो 12th स्टैंजा में वो कहते हैं कि अब टेम्पल का डोर ओपन कर दो ताकि जो ब्राइड है वो अंदर आ सके, और उसकी और तारीफ करते हैं। 13th और 14th स्टैंजा में वो ब्राइड का फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि उसके गर्दन जो है वो स्वान की तरह है, या उसके जो ब्रेस्ट है वो गोल्डन एप्पल की तरह है। इस टाइप के कंपैरिजन उन्होंने किए हैं। 15th स्टैंजा में पोएट जो है वो पूछ रहे हैं, लाइक रिटोरिकल क्वेश्चन टाइप है, कि हमने आज के दिन, बार्नबेस डे, हमने ये दिन क्यों चूज किया, ये दिन इतना लंबा क्यों है। सो वी ऑल नो कि उस साल का जो एक दिन होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है और सबसे एक छोटा दिन होता है, क्योंकि सन जो सबसे बड़ा दिन हुआ, मतलब सनराइज बहुत जल्दी होगा और सनसेट सबसे ज्यादा लेट होगा। सो देन ही इज, बिकॉज उनको अभी उतावलापन हो रहा है कि मैं फाइनली शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी के साथ अकेला रहूंगा रात को, रूम में, आई विल बी टुगेदर विद हर, सो ही still really anxious and is looking forward to spending some alone time with his bride. तो वो लमेंट कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि हमने बारनाबेस डे क्यों चूज किया, ये इतना लंबा दिन क्यों चूज किया।
16th स्टैन्ज़ा में वो बोल रहे हैं कि अब शादी की जो सेलिब्रेशन है वो जल्दी-जल्दी खत्म हो जाए, और वो बहुत इम्पेशेंट है अपनी ब्राइड के साथ में अकेले रहने के लिए, एंड ही वांट्स कि जो भी लोग हैं अब सब जाएँ यहाँ से और मैं अपनी बीवी के साथ अकेला रहूँ। 17 से 19 स्टैन्ज़ा में जो है क्लासिकल इल्यूज़न है, और उसके अलावा उन्होंने बोला कि कोई भी हमारी शादी के दिन रोए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का दिन है। और 20th से 22nd स्टैन्ज़ा जो है उसमें वो सिंथिया जो है, जो कि गॉडेस ऑफ मून, अगेन पहले फीबी की बात की थी, और ये भी जो है ये भी गॉडेस ऑफ मून है। एंड जूनो, ही इज़ अ पैट्रनेस ऑफ वेडिंग्स, इनको वो बुलाते हैं कि आप भी आओ और हमें आशीर्वाद दो। 23rd स्टैन्ज़ा में जो है पोएट अपनी फ़ियर और एंग्ज़ायटीज़ की बात कर रहा है, और फिर वो कह रहा है कि भगवान आप हमारी इस यूनियन को ब्लेस करो। वो सारे भगवान को बुला रहे हैं कि आप सारे भगवान एक साथ आओ और हमारे शादी को आप बहुत सी ब्लेसिंग्स दो, हमारे इस यूनियन को आप पॉज़िटिव बनाओ। वो भगवान से ये भी प्रे कर रहे हैं कि मेरी बीवी को जल्दी से जल्दी बच्चा दो और उसको बहुत फर्टाइल करो, ताकि हम लोग बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकें। और 24th स्टैन्ज़ा में वो कह रहे हैं कि फाइनली ये जो गाना है, ये जो ओड है, ये भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और अब हम दोनों साथ में रहेंगे, एंड हम लोग हमेशा साथ में रहें। ऐसा कह के वो जो है ये पोएम को ख़त्म करते हैं। इस पोएम में बहुत सारे क्लासिकल मिथोलॉजी जैसे कि म्यूसेस, निम्फ्स, डॉन, माया, बहुत सारे जो हमारे ग्रीक गॉड्स हैं उनको भी बुलाया गया। आपको इस पोएम की समरी समझ आ गई होगी। सो इन शॉर्ट इट स्टार्ट्स विद कि वो भगवानों को बुलाते हैं पोएम शुरू करने से पहले, फिर वो अपनी बीवी की तारीफ़ करते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत अपना डर बताते हैं कि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसे सब कुछ हमारी लाइफ़ आगे अच्छे से जाएगी कि नहीं, और फिर अल्टीमेटली वो सारे भगवानों को वापस बुला के बोलते हैं कि आप हम पे आशीर्वाद बना के रखो, हम बहुत सारे बच्चे पैदा करें और हमारी मैरिड लाइफ़ को आप आगे अच्छे से बढ़ाओ, एंड दैट्स हाउ द पोएम एंड्स। एंड मेन तो है इसका स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की थी कि लाइक एवरी आवर इज़ 24 स्टैन्ज़ास, 365 लाइन्स, उसका जो राइमिंग स्कीम है, जो ओड है, एंड उनका रिफ्रेन जो उन्होंने अलग-अलग यूज़ किए हैं, और पहले 16 घंटे जो है वो दिन के हैं, और अब बाद के जो 8 स्टैन्ज़ास हैं वो रात के हैं। सो दीज़ थिंग्स लाइक दे आर वेरी थॉटफुल, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये पोएम लिखी। दिस वाज़ वन ऑफ द पोएम्स व्हिच मेड हिम रियली फेमस। अब हम आते हैं इसी से कनेक्टेड, रिलेटेड इन अ वे दूसरी पोएम पे, जिसका कि नाम है प्रोथालेमियन। अब प्रोथालेमियन को स्पेंसर ने इसलिए लिखा था क्योंकि उनके जो पेट्रन थे, उन्होंने उन्हें पैसे दिए थे, या पेट्रन ने कहा था, ऑर्डर दिया था कि तुम ये पोएम लिखो। सो जैसे कि आपको पता होगा कि उस वक़्त में बुक्स वगैरह पब्लिश होती होंगी, जो भी कुछ था, बट उससे ज़्यादा पैसे लोगों को मिलते थे पेट्रन्स के थ्रू। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पोएट हूँ, मेरा काम किसी को अच्छा लगता है, तो वो मुझे पैसे देंगे, दे विल मेक श्योर कि आई हैव इनफ टू ईट, और वो मेरा जो पेट्रन होगा, वो मुझ पे जितना खुश होगा, उतने पैसे मुझे मिलेंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कीप माय पेट्रन हैप्पी। तो अब उनके जो पेट्रन थे उन्होंने बोला था कि मेरी बेटियों की शादी हो रही है, तो तुम पोएम लिखो। तो अब इसीलिए स्पेंसर ने ये पोएम लिखी है, लेकिन क्योंकि ये पैसे के लिए हो रहा है, राइट? एंड आल्सो ही वाज़ नॉट हैप्पी विद द पैट्रोनेज सिस्टम टू बिगिन विथ, उनको नहीं अच्छा लगता था। तो इसीलिए ये पोएम जो है ये उतनी सुंदर बन के नहीं आई है, जितनी कि एपिथैलेमियन थी, क्योंकि एपिथैलेमियन उनके एक्चुअल दिल से निकली थी, उनका बहुत प्यार, इमोशंस, एंड देयर वाज़ अ लॉट इन्वेस्टेड इन इट इमोशनली। अभी जो प्रोथैलेमियन है वो सिर्फ़ पैसे के लिए लिख रहे हैं, या उनको ऑर्डर्स मिले इसलिए लिख रहे हैं। So that's why this is like a shorter poem, उतनी ज़्यादा thoughtful भी नहीं है, और जब हम इसकी similarities and differences डिस्कस करेंगे तो आपको और रियलाइज़ होगा कि ओके, there are things which we should notice. So let's start with prothalamion. Pro का मीनिंग होता है prior to, and prothalamion was not actually a word, but it is a term coined by Spencer himself. Epithalamion की तरह prothalamion उन्होंने बनाया है। ठीक है? तो नियोलॉजिज़्म जो यहाँ पे लिख देख रहे हैं आप, स्पेंसरियन नियोलॉजिज़्म। नियोलॉजी मतलब जब आप नए टर्म्स को कॉइन करते हैं, दैट इज़ नियोलॉजिज़्म। सो देन दिस वाज़ इन्वेंटेड टू सिग्निफाई प्रिलिमिनरी नप्चुअल सॉन्ग। इसको 1596 में पब्लिश किया गया था। ये एक स्पाउसल वर्स है। ये एडवर्ड सोमरसेट इनके पेट्रन थे स्पेंसर के, और इनकी 2 बेटियाँ थी एलिज़ाबेथ एंड कैथरीन। इनकी शादी के लिए ये पोएम लिखी गई थी। इसकी भी थीम जो है वो वेडिंग और सेलिब्रेशन की ही है। यहाँ पे भी पास्टोरल सेटिंग है बाय द रिवर थेम्स। रिवर थेम्स जो है उसके किनारे पे सब पूरी पास्टोरल सेटिंग है। अ कपलेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टैन्ज़ा जो है उसको रिफ्रेन की तरह हर एक स्टैन्ज़ा में यूज़ किया गया है, राइट? इसमें जो रिफ्रेन है, एक ही रिफ्रेन है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। अनलाइक एपिथैलेमियन जहाँ पे कि 2 अलग-अलग रिफ्रेन्स यूज़ हुए थे फॉर डे एंड नाइट। लेट्स कम टू द की एलिमेंट्स। इसका ओकेजन क्या है कि दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी नप्चुअल सॉन्ग। किसकी शादी हो रही है? एलिज़ाबेथ एंड कैथरीन की शादी के लिए। इसकी सेटिंग भी काम ब्यूटीफुल रिवर के पास में है। इंग्लिश प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है, बहुत दिखाया है इंग्लिश जब उनके पास पैसा था वो कैसे शादी करते थे। इसमें कैरेक्टर्स कौन-कौन से? पोएट खुद भी है ऑफ कोर्स, निम्फ्स हैं, ब्राइड्स हैं, ब्राइडग्रूम्स हैं। इसमें इमेजरी यूज़ की गई है जहाँ पे निम्फ्स जो है वो ब्राइड्स की क्राउन्स बनाने के लिए फूल इकट्ठा कर रही है, वायलेट लिलीज़, रोज़ेज़, और व्हाइट स्वॉन्स जो हैं वो ब्राइड्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो कि माला वगैरह पहन के आए हैं। क्लासिकल अल्यूज़न यूज़ किया गया है। थीम्स ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा था कि मैरिज का है, नेचर्स हार्मनी, ब्यूटी, प्योरिटी,
होप ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी लिंक्ड टू दीज यूनियंस। और इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ अ कन्वेंशनल मैरिज सॉन्ग विद अ रिकरिंग रिफ्रेन। इसकी अगर हम समरी देखें, तो पहले स्पेंसर एक सीन सेट करते हैं जहाँ पे एक बहुत सुंदर काम डे है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डे। फिर निम्स एंड फ्लावर्स को वो डिस्क्राइब करते हैं कि निम्स जो है वो फ्लावर्स को कलेक्ट कर रही है ताकि वो माला बना सके ब्राइड्स के लिए। फिर 2 सुंदर से स्वान्स अपीयर होते हैं जो कि ब्राइड को बताते हैं कि जैसे जो स्वान आए हैं वो ब्राइड की तरह सुंदर हैं, दे आर अडोर्न्ड विद फ्लावर्स। फिर जो निम्स है वो उन स्वान्स को बहुत सारा आशीर्वाद देती है, ग्रूम्स को भी आशीर्वाद देती है, और जो लोग आस-पास में जितने लोग हैं वो सभी बहुत खुश हैं, एंड देन स्पेंसर इन्वोक्स द गॉड लाइक क्यूपिड एंड वीनस, ऐसे भगवानों को बुलाते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दो। फिर हमारा सीन लंदन के एसेक्स की तरफ मूव होता है, इसके पास में कि अर्ल ऑफ एसेक्स उनका घर है पास में, और इंग्लैंड की ग्लोरी की वो बात करते हैं। एंड के पहले वो थोड़ा बहुत अपना अनहैप्पीनेस भी बताते हैं कि कैसे ही इज नॉट हैप्पी विद दिस पेट्रोनेज सिस्टम एंड हाउ ही इज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम। बट एट द एंड वो वापस होपफुलनेस जताते हैं कि मैं तो होप करता हूँ कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस शादी से और भी अच्छी चीजें आएंगी। और फिर वापस वो यही बोलते हैं कि स्वीट थेम्स तुम आराम से चलो जब तक मैं अपना गाना खत्म नहीं कर लेता हूँ, और फिर वो अपनी पोएम को खत्म कर देते हैं। दैट वाज द कंप्लीट समरी, क्या-क्या हुआ था, समरी ऑफ इवेंट्स। अब हम आते हैं स्टैंजा वाइज़, ओके? तो पहले स्टैंजा में जैसे मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम्स है और फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम जॉब है। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने प्योरिटी को बताया है विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर्स एंड द स्वान्स। थर्ड स्टैंजा में स्वान्स आते हैं एंड द स्वान्स आर बीइंग कंपेयर्ड टू द ब्राइड्स, एंड जुपिटर जो कि स्वान बन के आया था अपनी उनकी जो लवर थी लिडा का प्यार जीतने के लिए, तो ये स्वान्स जो है अभी जो उसको स्वान्स दिख रहे हैं वो लिडा से भी ज्यादा सुंदर है, यानी जुपिटर जिसको प्यार करता था उससे भी ज्यादा सुंदर ये स्वान है। फोर्थ स्टैंजा में जो निम्स है दे आर वेरी अस्टोनिश्ड जब वो स्विमिंग करते हुए देख रही हैं उन दो स्वान्स को कि वाह इतने सुंदर भी स्वान्स कभी हो सकते हैं क्या। फिफ्थ स्टैंजा में निम्स जो है वो बुके बना रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर बुकेज इन इसी वेडिंग के लिए। सिक्स स्टैंजा में स्पेंसर विश करते हैं कि काश ये कपल हमेशा जिए, क्योंकि दो कपल्स हैं हमारे पास, राइट? सो क्यूपिड और वीनस इन दोनों कपल्स को आशीर्वाद दें इनके बहुत सारे बच्चे हों। सेवन स्टैंजा में रिवर भी बहुत हैप्पी है, पूरा एनवायरनमेंट पूरा एटमॉस्फेयर हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। एट स्टैंजा में वो लंदन की तारीफ करते हैं कि शादी वहाँ पे कैसी हो रही थी, वहाँ का मैंशन कैसा है, उनका घर कैसा है और उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। नाइन्थ स्टैंजा में वो जो शादी कैसल में अर्ल ऑफ एसेक्स के कैसल में जो शादी हो रही है उसकी वो बहुत तारीफ करते हैं, और फिर वो थोड़ा बहुत बताते हैं कि हाउ ही इज नॉट सो हैप्पी, कहीं ना कहीं वो बीच बीच में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत अपना पर्सनल वेंडेटा डाल ही देते हैं। और 10th स्टैंजा में अर्ल ऑफ एसेक्स जो है ही वॉक्स टुवर्ड्स द रिवर अकम्पनीड बाय द ग्रूम्स, राइट? दोनों दूल्हों के साथ में वो चल के आते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो ट्विन्स की तरह लग रहे हैं, ट्विन्स ऑफ जुपिटर, कैस्टर एंड पोलक्स, इनकी तरह वो दिखाई दे रहे हैं। और बोथ द ग्रूम्स उन्होंने अपने हाथ अपनी ब्राइड्स के हाथ में दे दिया और शादी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस तरीके से जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। अब इन दोनों पोएम्स में एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन में कुछ सिमिलैरिटीज है, लेट्स डिस्कस दोस। दोनों में पास्टोरल सेटिंग है, दोनों की थीम जो है वो है मैरिज, दोनों में रिफ्रेन यूज हुआ है, दोनों में मिथोलॉजिकल इमेजरी यूज हुई है जिसमें पेगन गॉड्स को बुलाया गया है। ऑल्सो समथिंग टू कीप इन माइंड कि उस वक्त में क्रिश्चियनिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा पीक पे चल रही थी, सो पेगन गॉड्स को बुलाना वाज नॉट सो कॉमन बिकॉज लाइक जीसस क्राइस्ट एंड एवरीथिंग दिस वाज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट, तो पेगन गॉड्स ऑलरेडी पास्ट में चले गए थे, राइट? बट स्टिल स्पेंसर जो है वो इनको बुलाते हैं पेगन गॉड्स को कि आप हमें आशीर्वाद दो, दोनों साइड दोनों पोएम्स में, राइट? नेचर एंड सिंबलिज्म की बात है, सेरेमोनियल टोन है, ब्राइड पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, राइट? सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द पोएम्स। डिफरेंसेस की बात करें तो एपिथैलेमियन इधर है और प्रोथैलेमियन इधर है। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। पहला है ब्राइडल चेम्बर। एपिथैलेमियन का मीनिंग होता है ब्राइडल चैम्बर, वहीं प्रोथैलेमियन का मीनिंग है ब्राइडल सॉन्ग। प्लस एपिथैलेमियन इज एक्चुअली एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड, वहीं प्रोथैलेमियन जो है ये वर्ड कॉइन किया गया है स्पेंसर के द्वारा। ये पोएम जो है एपिथैलेमियन इज वेरी सेंसुअल, वहीं प्रोथैलेमियन जो है वो बहुत शॉर्ट और मोर पेनिसिव है। एपिथैलेमियन में जो है पोएट ने बहुत पर्सनल और इंटीमेट अपने मन की चीज़ों को बाहर निकाला है, वहीं प्रोथैलेमियन जो है वो बहुत ही पब्लिक और अरिस्टोक्रेटिक सॉन्ग है, एक तरीके से सामने वाले की तारीफ करने के लिए, बट ये तारीफ उनके मन से नहीं आ रही है, पैसे के लिए जो तारीफ करते हैं ना वो वाली तारीफ है ये। लास्ट में जो है रिफ्रेन की बात की गई है, तो एपिथैलेमियन में कंटिन्यूस रिफ्रेन नहीं है, जैसे कि मैंने बोला था कि पहले 16 घंटे के लिए अलग रिफ्रेन है और बाद में रिफ्रेन चेंज हो जाता है। वहीं प्रोथैलेमियन में he did not care that much, right? So he just has one continuous refrain, which is sweet themes run softly till I end my song, right? And I hope with this you have now understood the poem. I would still recommend going through the line by line analysis, but अगर आप सिर्फ summary देखने वाले हैं तो this summary should be enough. And इसके बारे में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लें। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपेयर करने के लिए आते हैं कि कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन,
as wedding songs. I hope this was helpful. These are all the links. I will leave it in the comment in the description as well. And I hope this was helpful. You enjoyed the video. अगर आपकी कुछ भी feedback है, I'm more than happy to take it. Please let me know in the comment section. Subscribe करना ना भूले. And I hope to see you guys in the next one.